तो मिस्टर अग्रवाल आपका एक क्विक रिएक्शन चाहेंगे। बहुत सारी वॉइसेस थी, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी बजट को लेकर, आपको ये बजट कैसा लगा? मुझे जैसे पुरानी कहावत है कि अगर एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो तो मूवी फ्लॉप हो जाती है। तो जैसे आपने कहा एक्सपेक्टेशंस हाई थी, बट दे हैव डन अ गुड जॉब इन माय ओपिनियन। और इन्होंने बहुत ज़्यादा ये नहीं कि डोल्स बढ़ाए हों, साथ में फिस्कल डिसिप्लिन भी रखा है और ग्रोथ की तरफ काफ़ी स्पेंडिंग बढ़ाई है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल एरियाज। सो मेरे हिसाब से बजट इज़ अच्छा बजट है। 7-7.5% मार्क्स दूंगा मैं आउट ऑफ 10। ऑलराइट मिस्टर नांगिया, अगर आपसे मैं रेटिंग मांगू इस बजट पे तो कितनी रेटिंग आप देंगे और वजह उसके पीछे क्या रहेगी? पहले मैं आपको वजह बताता हूँ। बिफोर हम रेटिंग देने से पहले बजट पे देखिए क्या क्या चीज़ उन्होंने फैक्टर की और क्या क्या रिजल्ट आया हमारे पास। उन्होंने सैलरीड क्लास को ध्यान दिया, उससे कॉर्पोरेट्स को ध्यान दिया, जो सेक्टर्स हमारे लैंग्वेज कर रहे थे बेसिकली उन्होंने वो किया। और जो 10 थीम्स निकाली बजट की, रूरल स्पेंडिंग, इंफ्रा स्पेंडिंग, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन and easy of doing business is concerned, even creating opportunities of employment. उन्होंने क्या किया, उन्होंने हर एक चीज को कवर करने की कोशिश की बजट में। and when the country as a large, अगर आप चाहेंगे कि our happy class basically there's happiness actually. happiness है कि सैलरी वाला कहता है जो मैं 2.5 से 5 लाख था उसको गेन हुआ। कॉर्पोरेट कह रहे थे कि मेरा टैक्स रेट कम होना चाहिए, आपके 96% उनको फैक्टर किए। इसके बाद करने के बाद क्या किया उन्होंने, कैपिटल स्पेंडिंग को बहुत ज़्यादा बढ़ाई। और जब कैपिटल स्पेंडिंग बढ़ती है तो उसे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ने के चांसेस ऑटोमेटिकली आएगा। इस सब के करने के बाद फिस्कल डिसिप्लिन और फिस्कल प्रूडेंस भी रखा। राइट। फिर उसके बाद आपने देखिए करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल है, आपका करंट अकाउंट फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल है, टैक्स की ग्रोथ और मोमेंटम फिर भी चलता जा रहा है। एंड सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है डिमोनेटाइजेशन का बिकमिंग अ पासे। करेक्ट। किसी ने बात ही नहीं की, एफएम ने भी ज्यादा बात नहीं की। इस पर कोई कमेंट नहीं है, कोई कमेंट नहीं, बिकॉज इट इज बिकम अ पास से आप सब जने भूलते जा रहे हैं एंड रैपिडली आप भूल रहे हैं इसको। तो जो उसके इल इफेक्ट्स या बैड इफेक्ट सो कॉल थे, तो इस सब चीज को अगर मैं इसको मिलाकर इसको घोलकर एक रिजल्ट निकालने की कोशिश करूंगा, आई थिंक आई एम ऑप्टिमिस्टिक, अ गुड बजट in the circumstances जो किया है, not populist budget, basically they spend money on rural but doesn't mean it is a populist, कि उन्होंने सब चीज को देखा है बजट में। So I think I'll give them definitely not 7.5%, not less than 7.5% I should say that। because इसके बाद एक ही चीज आ जाती है, 7.5 की रेटिंग है 10 में से अगर इसको आंका जाए। मिस्टर अग्रवाल, जैसे कि खुद अभी मिस्टर नांगिया ने भी मेंशन किया कि काफी एक्सपेक्टेशन थी, पॉपुलिस्ट बजट हो सकता था क्योंकि इलेक्शंस का भी कहीं ना कहीं असर था। ऐसा लगा था एक ओवरहैंग यहाँ पे दिखेगा और फिर डीमोनेटाइजेशन के बाद ये बजट अपने आप में कह सकते हैं खास हो गया था। लेकिन काफी चीजों को बैलेंस करते हुए और कह सकते हैं कि सभी सेगमेंट्स को सबको खुश करने की कोशिश इसमें की गई, लेकिन फिर भी फ्रीबीज एक तरह से नहीं इसमें बांटे गए और काफी प्रोग्रेसिव इस बजट को रखा गया। एक इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो पर्सनल टैक्स, इनकम टैक्स में जो बदलाव किया है, जो रेट 10% से 5% किया है, और ये सिर्फ लोअर इनकम ग्रुप के लिए हुआ है, यानी कि जो हायर इनकम ग्रुप है रादर उस पर एक 10% सरचार्ज और ऐड किया, जो 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में जिनकी सालाना इनकम है। कैसे देखेंगे इन सब चीजों को, क्योंकि थोड़ी देर में स्टार्टअप पे भी मैं आपका एक रिएक्शन लूंगी कि स्टार्टअप्स को भी बूस्ट करने के लिए इसमें एक अनाउंसमेंट हुई, जो 30% का टैक्स था उसे 25% पे ले आए। हालांकि कॉर्पोरेट टैक्स में कोई चेंज नहीं किया। पिछले बजट में जैसे हमने वित्त मंत्री से सुना था कि ओवर द इयर्स इसको कम करेंगे और धीरे धीरे लोअर साइड पर लेकर आएंगे। कैसे इन चीजों को बैलेंस किया है उस लिहाज से, अगर एक इंडिविजुअल समझे सिंपल शब्दों में, क्योंकि हमने काफी भारी भरकम शब्दों में एनालिसिस सुना है बजट का, कई दिनों से हम सुन रहे हैं, लेकिन एक आम आदमी की भाषा में क्या मिला आम आदमी को इस बजट से? देखिए, आम आदमी को सबसे पहले तो कुछ टैक्स में राहत मिली है और अलग अलग इनकम वालों को अलग अलग फर्क पड़ेगा, लेकिन मोटा मोटी अगर हम देखें तो 7,500 रुपए से लेके 12,500 रुपए तक का टैक्स में राहत मिली है। दूसरी चीज ये है कि नो न्यूज इज गुड न्यूज समटाइम्स। तो देखिए, सर्विस टैक्स जैसे बढ़ाने कुछ नहीं बढ़ाया गया है, पहले ही वो भी उसको टच नहीं किया गया। वो भी बात चल रही थी कि 16-17% पे जा सकता है, तो जीएसटी क्योंकि आने वाला है तो उसको कुछ नहीं छेड़ा, नहीं तो उसका प्रभाव हर इंसान को पड़ता है, तो उससे हम बच गए। तीसरी चीज आप देखिए कि जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में जो निवेश हम करते थे उस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को लगाने की बात चल रही थी, उड़ रही थी थोड़ी बहुत, वो कुछ नहीं छेड़ा गया। इसके अलावा एनपीएस में बेनिफिट दिया गया है, जो आप 25% अगर पहले विड्रॉ करते हैं कंट्रीब्यूशन का, वो भी टैक्स एग्जेम्प्ट है, तो ये एक नई एग्जेम्पशन मिली है जी। ऐसे ही
प्रॉपर्टीज में देखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को 3 साल से 2 साल पे लेके आए हैं। ये इससे जो लोग निवेश करते थे, जिन्होंने प्रॉपर्टियां इन्वेस्टमेंट के लिए रखी थी, वो अब जल्दी उसको बेच सकेंगे। सो इससे मार्केट में एक्टिविटी आएगी और जो फिजिकल एसेट है वो फाइनेंशियल एसेट में कन्वर्ट होंगे। तो इस तरह के काफी छोटे से बड़े मुझे लगता है आम इंसान को इसका फायदा हुआ है। आपने प्रॉपर्टी का जिक्र किया तो यहाँ पर बिल्डर्स की भी बात करना जरूरी है। उनको भी राहत देने के लिए काफी कुछ कदम इसमें उठाए गए हैं। जो प्रोजेक्ट पूरा करने की सीमा है उससे बढ़ाया गया है 3 साल से 5 साल। साथ ही जो बिल्टअप एरिया और कार्पेट एरिया की जो डेफिनेशन थी उसको चेंज किया है। तो अगर हम एक एंड यूजर के नजर से समझें, उसको क्या फायदा होने वाला है? जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 3 साल से घटाकर 2 साल कर दिया गया है प्रॉपर्टी पर, इसका फायदा कैसे होगा कॉमन मैन को? देखिए, कॉमन मैन को ये फायदा है कि उसके पास जो उन्होंने रियल एस्टेट ले रखी हैं, हमें ये पता है कि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास एक से ज़्यादा भी होती हैं। तो आज वो अगर बेचना चाहते हैं तो उन्हें एक तो बड़ी 3 साल से 2 साल हो गई है, तो जल्दी इसकी सेल परचेज शुरू हो जाएगी, एक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ेगी। दूसरे जो इंडेक्सेशन बेनिफिट जो 1981 से बेस ईयर को 2001 कर दिया है, ये भी एक बहुत बड़ा कदम है। जिन्होंने पुरानी प्रॉपर्टियां हैं, जिनके पास पुश्तैनी प्रॉपर्टियां हैं, आज वो जब बेचने जाएंगे तो उन्हें उसमें जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, क्योंकि जो इन्फ्लेशन है उतनी तेजी से नहीं बढ़ी जितनी मार्केट प्राइस बढ़ गई है, तो इसमें उनको काफी फायदा होगा। उनके टैक्स लायबिलिटी उनकी काफी कम हो जाएगी। और मैं नांगिया साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा वो इस पे रोशनी डालें। तो ये बहुत ही अच्छा एक कदम है जिनका पैसा रियल एस्टेट में लगा हुआ है। मिस्टर नांगिया, जैसा कि खुद अभी उत्तम जी ने भी कहा कि बिल्डर्स को राहत देने के लिए काफी कदम जो उठाए गए हैं उसका फायदा कंज्यूमर्स तक पहुंचेगा। जो जहां तक टैक्स छूट का सवाल है, जैसे काफी हद तक कह सकते हैं बिल्डर्स की ये मांग रही है, कंप्लेंट रही है कि जो फ्लैट्स बिक नहीं रहे उन पर भी उन्हें टैक्स भरना पड़ रहा है। तो एटलीस्ट 1 साल के लिए तो ये राहत दे दी गई है। इसका इम्प्लीकेशन क्या है? मतलब अगर हम आम आदमी के लिए समझे कि उसको इसका कैसे फायदा पहुंचेगा, क्या जो कीमतें हैं अभी प्रॉपर्टी की उसमें भी कोई कमी आप देख रहे हैं इसकी वजह से? आई थिंक फाइनेंस गवर्नमेंट को ये पता है कि जो रियल सेक्टर है हमारा, रियल एस्टेट सेक्टर इज इन अ वेरी बैड शेप, बहुत ही डिजास्टर शेप में चल रहा है। और हम लोग की मांग भी थी प्री बजट सेशन में, एंड गवर्नमेंट को मालूम था कि इट गिव्स सो मच ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कितनी जीडीपी क्रिएट करता है। और सेक्टर जिनमें सब जन अफेक्टेड थे, बहुत मैसिव पीपल अफेक्टेड थे, उन्होंने बड़ी अच्छी तरह फैक्टर किया इस चीज में। तो उन्होंने 2 चीज की, पहले तो उन्होंने बिल्डर को भी किया, सेकंड बिल्डर के साथ साथ उन्होंने इन्वेस्टर को भी किया और एक्चुअल यूजर को भी किया। बिल्डर के लिए एक चीज बताता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि उन्होंने अफोर्डेबल हाउसिंग वालों को इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दिया। देन जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस मिलता है, आपकी फॉरेन लोन्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बैंक से लोन मिलना, बैंक से इंटरेस्ट लेसर में मिलना, तो स्टेटस के साथ गवर्नमेंट की काफी इंसेंटिव्स है जो आप एलिजिबल हो जाते हैं। और गवर्नमेंट ने बड़ा कॉशियसली एक चीज ली है, इज ओनली फॉर अफोर्डेबल, इज नॉट फॉर एवरीबॉडी इज कंसर्न। तो उन्होंने उस सेक्टर को ध्यान दिया, अगर आप लग्जरी बना रहे हैं आपको ये नहीं मिलेगी। तो दिस इज अ वेरी गुड थिंग टू बूस्ट द अफोर्डेबल हाउसिंग वाज कंसर्न। लेकिन साथ साथ उन्होंने दूसरी चीज की, जैसे अगर सब बता रहे थे कि फर्स्ट इज कि उन्होंने कैपिटल गेन को कम किया। जो 3 साल की होल्डिंग थी उन्होंने 2 साल की। तो व्हाट हैपेंड, चर्निंग आउट ऑफ द प्रॉपर्टी जो है वो फास्टर हो सकती है। अगर मैंने प्रॉपर्टी बेचनी, मैं पहले 3 साल तक नहीं बेच सकता था, अब मैं 2 साल में बेच सकता हूँ। तो क्या होगा, चर्निंग होगी, तो द रियल एस्टेट हैज अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन दिस इज कंसर्न। सेकंड, आप एक चीज और भी देखेंगे, एक इनडायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा, फॉल ऑफ इंटरेस्ट। Again, this will affect the real estate people. आप देखिए, इंटरेस्ट इज गोइंग डाउन फ्रॉम 11% टू करते करते यू आर 8.8 और 9% हाउसिंग में आ चुका है। तो व्हाट विल हैपन, दिस इज अ सेक्टर वेयर द ऑर्डिनरी पीपल हु इन्वेस्ट द मनी, फॉर देम 2-2.5% का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो एक ये चर्निंग जो चालू होगी, इसका कास्केडिंग इफेक्ट आएगा। इसका एक चीज और बताना चाहूंगा, इफेक्ट डायरेक्टली रियल एस्टेट को नहीं होता। अब पूरी देखिए, लेबर, एम्प्लॉयमेंट, डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री, स्टील, सीमेंट, ब्रिक्स, इसका सबको इफेक्ट पड़ता है। और ये पिछले सालों में, इफ यू सी 1-2 साल में मैसिव डाउनट्रेंड की तरफ था। इट वाज हेडिंग फॉर एक्चुअली अ डिजास्टर सिचुएशन हुई थी, अगर आप देखेंगे। तो दैट हैज बीन कंट्रोल्ड, दैट हैज बीन कंटेन्ड। होपफुली ये बाउंस बैक करना चाहिए, इट शुड बाउंस बैक। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि जैसे इंटरेस्ट रेट्स काफी लोन पे, होम लोन्स पे नीचे आ गए हैं, तो अफोर्डेबल हाउसिंग में ऑलरेडी कुछ कंसेशंस दिए हुए हैं, जो 4% अगर 9 लाख तक की प्रॉपर्टी है और 3% अगर 12 लाख तक की है। तो ये एक अपने आप में एक काफी बड़ा कंसेशन है और इसका भी काफी फायदा मिलेगा। एक चीज ऐड कर दूं मैं, आई लाइक टू ऐड, एक चीज ऐड करना चाहता था। इन्होंने जो कैप किया है 2 लाख का इंटरेस्ट फॉर द प्रॉपर्टी, जो आप लीज, सेकंड प्रॉपर्टी और फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर रेंटेड प्रॉपर्टी है, जब आप इतने इंसेंटिव दे रहे हो, इसकी क्या जरूरत थी?
आई डोंट थिंक इसकी इतनी जरूरत थी। अगर मैं कोई चीज में रेंट कमा रहा हूं तो मुझे उसके अगेंस्ट इंटरेस्ट का डिडक्शन क्यों नहीं मिलना चाहिए। और ऐसा डिडक्शन जो उन्होंने कहा कि आप 8 साल तक कैरी कर सकते हैं और केवल आप उसका ऑफसेट केवल 2 लाख तक उस साल में ले सकते हैं। एक अब इसकी फिगर एनालिसिस करेंगे। कोई भी आदमी जो आज की प्रॉपर्टी 1 करोड़ की या 1,80-90 लाख 1 करोड़ का लोन लेता है, वो कभी इंटरेस्ट को ऑफसेट कर ही नहीं पाएगा। वो इंटरेस्ट पहले जो ऑफसेट कर सकता था, उसका एडवांटेज मिलता था, उसको इंटरेस्ट का कभी पूरा ही विल नॉट बी एबल टू एब्जॉर्ब दैट। वो चलता रहेगा। दैट इज अ बर्डन, दैट इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट फेयर। एक और चीज जो काफी हद तक फोकस में दिखी इस बार के बजट में, वो है डिजिटलाइजेशन, यानी कि कैशलेस पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए काफी कह सकते हैं स्टेप्स इसमें उठाए गए। घोषणा भी हुई कि 3 लाख से ज्यादा के कैश ट्रांजैक्शन पर अब रोक लगेगी। इसमें पेनल्टी क्लॉज पे 100% की पेनल्टी लगेगी। क्या इम्प्लीकेशन आप इसका देख रहे हैं मिस्टर उत्तम अग्रवाल? इसका आने वाले दिनों में किस तरह से इम्पैक्ट देखने को मिलेगा? जी देखिए, इसका ये तो देखिए ओवरऑल गवर्नमेंट ने पहले जैसे वीडीए स्कीम लेके आए थे, फिर डीमोनेटाइजेशन करी, तो एक बड़ा क्लियर कट मैसेज भेजा कि हमें ब्लैक मनी मार्केट को कम करना है। और उन्होंने जो आंकड़े दिए इस बार बजट में कि सिर्फ 24 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी 10 लाख से ऊपर की आय जो घोषित करते हैं जी। पूरे हिंदुस्तान में। तो ये चौंकाने वाले आंकड़े थे। और अब उन्होंने इस बजट में एक स्टेप फर्दर गए हैं, जिसमें उन्होंने डिजिटलाइजेशन को और प्रमोट करने के लिए कई सारी चीजें कही हैं। जैसे 3 लाख से ज्यादा नकदी नहीं दे सकते, जैसे आज की डेट में हॉस्पिटल्स में, होटल्स में या ज्वेलरी खरीदने में या ट्रैवलिंग में लोग खर्च करते थे, शादियों में खर्च करते थे, तो उस पर एक रोक लाए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा ऐसे रेंट जब आप कोई देता है 50,000 से ऊपर का, तो उस पर आपको TDS काटना पड़ेगा ताकि वो भी सिस्टम में आ जाए। ऐसे ही जो 10,000 रुपए से ज़्यादा अगर आप खर्च कर रहे हैं और वो एक्सपेंस में आप नहीं ले सकते अगर आपने उसको कैश में किया है। सो इस तरह की कई सारी चीज़ों को उन्होंने, और सर्विस चार्जेस हटाए हैं रेलवे बुकिंग से, बाकी चीज़ों से। सो ये बहुत क्लियर कट मैसेज दिया है कि आप कैश को कम यूज़ करें और डिजिटल जो सिस्टम्स हैं उसको आप यूज़ करें, जो आज की डेट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिससे रियल इकोनॉमी का साइज बढ़ेगा। मिस्टर नांगिया, इनफैक्ट जहां तक कैशलेस होने की बात है तो पॉलिटिकल पार्टीज को भी एक तरह से इसमें इंक्लूड किया गया है। जो अभी 20,000 की लिमिट है उसको कम करके 2,000 पे ले आए, यानी कि 2,000 से ज्यादा कैश में पॉलिटिकल पार्टीज नहीं लेंगी, चेक या फिर ड्राफ्ट के जरिए उनको ये रकम लेनी होगी। और कुछ बॉन्ड्स की भी यहाँ पर बात हो रही है। इस कदम को कैसे देखते हैं आप? आई थिंक इससे पहले एक चीज और बताना चाहूंगा। अगर आपने ब्लैक मनी को या कैश मनी को प्रिवेंट नहीं किया तो पूरा डीमोनेटाइजेशन का ऑब्जेक्टिव ही नहीं अचीव होगा। तो जब डीमोनेटाइजेशन जब हमसे पीरियड खत्म हुआ है तो यू हैव टू मूव टुवर्ड्स, अगर कैशलेस, मैं कहता हूँ इंडिया कभी कैशलेस ही बन पाएगा, बट डेफिनेटली लेस कैश इकोनॉमी जरूर बनेगी। सो गवर्नमेंट ने क्या सोचा, देखिएगा कि हर एक जगह दे वांट टू प्लग इट कि आप कैश इकोनॉमी को कम करेंगे, एंड दैट इज द रीजन कि उन्होंने डिजिटलाइजेशन को प्रमोट किया। फिर उन्होंने ये भी रियलाइज किया कि सबसे ज्यादा ब्लैक मनी कहाँ से जनरेट होता है। अगर देखेंगे, ये आई डोंट माइंड कि सिट की रिकमेंडेशन भी थी कि इलेक्ट्रिकल इट इज सेड कि इन इलेक्शंस आप सबसे ज्यादा कैश खर्च करते हैं, तो आप जो पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हो दे आर आल्सो रिस्पांसिबल फॉर दिस कैश मनी। तो उन्होंने कहा लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द हाउस। अपने आप भी सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए और पॉलिटिकल पार्टीज में डिसिप्लिन होना चाहिए। तो पहले उन्होंने क्या कहा, जो एनोनिमस डोनेशन आती थी 20,000 से आप ABCDEF जिससे भी पैसे जमा करना चाहे आप जमा कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा पहले तो इसको 2,000 कर दो, तो इट मेक्स यू 10 टाइम्स मोर डिफिकल्ट टू पुट एनोनिमस नेम्स आपके। पहले तो ये खत्म किया। फिर उन्होंने कहा ट्रैक करने के लिए, अगर उसको मैंने पैसे को ट्रैक करना है बेसिकली, तो उन्होंने ये बॉन्ड्स निकाले हैं। और आज भी FM ने कहा था ही इज ट्राइंग दिस मॉडल एंड ही बिलीव एंड होपफुली कि इलेक्ट्रिकल बॉन्ड से, दो इट इज अ बेयर बॉन्ड, बट एक्चुअली वो आपके बैंक अकाउंट में ही इनकैश होगा। तो जब बैंक अकाउंट में इनकैश होगा तो एक ट्रेल, ही बिलीव्स कि वो ट्रेल हमारे पास रहेगी। उस ट्रेल से वी कैन चेक कि ये ब्लैक मनी इलेक्ट्रिकल फोरम में और इलेक्शन पार्टीज को और पॉलिटिकल पार्टीज को ये फिर एकत्रित ना हो। बिकॉज आई थिंक जैसे आप देखेंगे, it is said by opposition, by the government realize it, the court says, everybody says the political party funding has to be disciplined. Right. और उन्होंने अपने वो उसको चालू कर और खुद का, it affects everybody. तो ये it is not BJP agenda, it is a government agenda for everybody. इनफैक्ट इसमें कुछ चीजें ऐसी रही मिस्टर अग्रवाल जो कह सकते हैं थोड़ा सा मिस था, या फिर अलग लोगों की अलग राय हो सकती है। आपकी राय क्या है? जहाँ तक मेडिकल एक्सपेंसेस की बात है, रिम्बर्समेंट्स की जो लिमिट है उस पर कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। हालांकि सीनियर सिटीजन्स के लिए एक अच्छी अनाउंसमेंट थी कि जो आधार बेस्ड हेल्थ कार्ड्स होंगे
वो उसकी घोषणा की गई है। इस अनाउंसमेंट के अलावा आपको लगता है कुछ मेडिकल से जुड़े हुए कुछ और अनाउंसमेंट्स हो सकते थे, उसको टच नहीं किया गया, ऐसा कुछ आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? देखिए, वैसे पिछले बजट में या पिछले से पिछले बजट में थोड़ी सी इसकी जो सेक्शन 80D में जो मेडिक्लेम बेनिफिट मिलता है उसको बढ़ाया गया था। उसमें पेरेंट्स को भी इंक्लूड किया गया था, तो अब 30,000 रुपए तक का प्रीमियम इसमें इंक्लूड आप उसका डिडक्शन ले सकते हैं। और 30,000 रुपए प्रीमियम पे करीब करीब आपको 30 से 40 लाख रुपए का मेडिक्लेम मिल जाता है ब्रॉडली। तो ये एक अपने आप में एक ठीक रियायत है और इसके और बढ़ने की उम्मीद थी हमें, बट अभी इस बार उन्होंने इसको नहीं छेड़ा। इसमें एक चीज परमिट मैं ऐड करना चाहता जी। हूँ कि जो मेडिकल रिम्बर्समेंट था वो 1998 से 15,000 रुपए चल रहा है, वो चेंज नहीं हुआ। प्रीमियम चेंज हो गया जो अग्रवाल साहब ने कहा। तो अगर आपके ये 1998 मींस इज क्लोज टू 18 ईयर्स, इन्होंने मेडिकल रिम्बर्समेंट को चेंज नहीं किया। ये जरूर एक एक्सपेक्टेशन थी फॉर सैलरीड क्लास कि भाई ये इसको बढ़ाना चाहिए था। इसके अलावा और भी अलाउंस है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस, मील अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 2 साल पहले बढ़ा है। ये किसी भी को अलाउंस को वो टच नहीं किया। आई थिंक कहीं एटलीस्ट कोई ना टच करते, लेकिन मेडिकल रिम्बर्समेंट बनता था टच करना, क्योंकि ये 18 ईयर से चेंज नहीं हुआ है। ये 50,000 रुपीज ही चल रहा है। राइट 1250 रुपीज जो पर मंथ मिलता है रिइंबर्समेंट के, वो अभी भी उतना ही है। काफी कुछ इसमें अच्छा हुआ, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो हम उम्मीद कर रहे थे उस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं मनी ग्रुप बजट स्पेशल। हमारे साथ 2 खास मेहमान मौजूद हैं, चर्चा कर रहे हैं बजट में आम आदमी को क्या मिला। कई बातें अब तक हमने इसमें चर्चा की। मिस्टर नांगिया, अगर जहाँ तक टैक्स बेस की बात है, सरकार चाहती है कि टैक्स बेस बढ़े और ये जो 5% की राहत दी है टैक्स रेट कम करके लोअर इनकम ग्रुप को, आपको लगता है ये एक इफेक्टिव मेजर होगा? क्योंकि अगर हम कई एक्सपर्ट्स की माने तो टैक्स फाइलर्स की संख्या बढ़ रही है, लेकिन उनमें से टैक्स पे करने वाले काफी कम लोग हैं, क्योंकि शायद बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल लोएस्ट एंड पे हैं, जो बॉटम ऑफ द पिरामिड में है। ऐसे स्टेप्स और क्या उठा सकती है सरकार जिससे एक्चुअली में टैक्स बेस बढ़े? इसमें पहले मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देता हूँ। हमारे पास 3.7 करोड़ रिटर्न्स फाइल होती है साल में। सीधे शॉकिंग पोजीशन देखिए, 0 से लेकर 2.5 लाख तक है 99 लाख पीपल फाइल द रिटर्न। तो पैसे ये हो गया कि ये एक पैसा भी टैक्स नहीं देते। ये रिटर्न क्यों फाइल करते हैं? चाहे इनका टीडीएस होगा बैंक से या कोई स्टैट्यूटरी फंक्शंस होंगे। अब सेकंड ब्रैकेट में आइए, 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक 1.99 करोड़ पीपल फाइल द रिटर्न फ्रॉम 2.5 lakhs to 5 lakhs। तो पहले ऑब्जेक्टिव देखिए कि बेसिक 5 लाख तक आपके 3 करोड़ आदमी निकल गए। तो मुझे ये कहना चाहता हूं, तो गवर्नमेंट ने पहले क्या की, जो मैक्सिमम इफेक्ट करना था या बेनिफिट देना था, उन्होंने 2.5 से 5 लाख को किया, जिसका कि टैक्स रेट कम किया। जी। मेरे हिसाब से गवर्नमेंट और ये नहीं जाना चाहिए कि हमें टैक्स बेस बढ़ाना है, टैक्स बेस बढ़ाना है। आई थिंक अब पास्ट रिकॉर्ड देखोगे, हमारा टैक्स रेट बेस बढ़ा ही नहीं जाता कभी भी। व्हाट इज मोर चैलेंजिंग और जो गवर्नमेंट को करना चाहिए, नॉट टू फाइल अ रिटर्न जो अभी टैक्स ही नहीं पे करता, वो रिटर्न का फायदा क्या है? ठीक है, आप मॉनिटर कर रहे हो स्टैटिस्टिक्स पर्पस के लिए, परफेक्टली ऑलराइट। इफ इट डजंट पे मी अ टैक्स, व्हाई आई नीड, ठीक है फाइल करो, पर व्हाट इज इंपॉर्टेंट, जो अभी अंडर रिपोर्ट करते हैं अपनी इनकम, पीपल बिजनेसेस हु सीरियसली अंडर रिपोर्ट इनकम, वो बड़ी फ्राई है, वो बड़ी फिश है। जो गवर्नमेंट को कैच करना चाहिए, उसके लिए दे हैव टू एडमिनिस्ट्रेटिवली इंटेलिजेंस मूव से करना पड़ेगा। एंड आई थिंक दैट इज अ चंक। एक आदमी इसकी इनकम है 50 लाख, अगर वो 5 लाख दिखाता है, तो स्कोप ऑफ गेटिंग टैक्स इज मच वो हायर उस ब्रैकेट में, rather than जो अभी 2.5 से 2.5, 3, 4 लाख रुपए इनकम दे रहा है। एक फिगर बड़ी इंटरेस्टिंग अब नोट करेंगे, एफएम ने कहा है, देखिए सैलरीड पीपल आर द वर्स्ट अफेक्टेड। वो उनके पास बहुत लीवे कम नहीं है, उनके पास एग्जाम्पशंस भी कम है, उनके डिडक्शन भी कम है, उनके पास स्कोप ऑफ मैनिपुलेशन भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। 76 लाख इंडिविजुअल एम्प्लॉइज हैं जो इनकम 5 लाख से ऊपर करते हैं, और जब 56 लाख एम्प्लॉइज हैं, सैलरी एम्प्लॉइज हैं, तो बच्चे कहते हैं 20 लाख केवल बने जो कि 5 लाख से ऊपर रिटर्न भरते हैं पूरे इंडिया में। इट्स शॉकिंग न्यूज एक्चुअली। और केवल आपके पास क्या 24,000 आदमी हैं जो 1 करोड़ से ऊपर की इनकम दिखाई उन्होंने लास्ट ईयर में। आई थिंक दिस इज वेरी शॉकिंग। तभी मेरा ये कहना है,
अंडर रिपोर्टिंग इज मोर सीरियस इशू, मोर मिस्टर अग्रवाल, इनफैक्ट अगर हम एफएम की स्पीच पर ध्यान दें तो उन्होंने अपनी स्पीच में एक खास बात कही थी कि अगर हम इंडियन सोसाइटी की बात करें तो ये ट्रेडिशनली नॉन कंप्लायंस सोसाइटी रही है, यानी कि लोग यहाँ पर टैक्स भरते ही कम है। और इसकी एक वजह कैश भी है कि प्री डोमिनेंस ऑफ कैश इन आवर इकोनॉमी हैज एक्चुअली मेड इट इजी फॉर पीपल टू अवॉइड टैक्सेस। तो अब जो सरकार का जो कदम है, जिस तरह से आगे संकेत मिल रहे हैं कि कैश का इस्तेमाल कम से कम हो और टैक्स पेयर्स की संख्या बढ़े, और क्या स्टेप्स उठाए जा सकते हैं जिससे कि जैसा कि मिस्टर डांगे ने कहा, न सिर्फ टैक्स पेयर्स बढ़े, एक्चुअली में कंप्लायंस बढ़े? जी देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो ये जो अवेयरनेस जो थी, पहले सालों में कभी इतनी अवेयरनेस थी नहीं कि इतने कम लोग टैक्स कंप्लायंट हैं। ये पहली दफा इस चीज का पिछले कुछ महीनों में 6 महीने या साल भर में मैं कहूँगा ये आंकड़े सामने आना शुरू हुए हैं। सो अवेयरनेस बढ़ रही है। दूसरी तरफ कैश को यूज करने के जो एवेन्यूज हैं उसको गवर्नमेंट आस्ते आस्ते कम कर रही है और इंसेंटिवाइज कर रही है। जी। सो अगर आप कैश नहीं यूज करेंगे तो आपको कहीं पे सरचार्ज नहीं देना होगा, कहीं सर्विस टैक्स नहीं देना होगा, कहीं पे कहीं और कुछ रियायत होगी, वो है। तीसरे जो टैक्स रेट, लोग टैक्स क्यों बचाते थे, इसलिए भी क्योंकि टैक्स रेट पहले बहुत हाई थे जी। अब कुछ टैक्स रेट भी कम करे हैं। तो ये एक मैसेज है कि देखिए इफेक्टिव टैक्स जो है, एक सैलरीड आदमी को अगर बहुत हाई सैलरी में नहीं है, 15-20 लाख तक भी है, तो उसको इफेक्टिव रेट और इसी वजह से हमने देखा भी कि जो हायर इनकम ग्रुप में वहां पर 10% का सरचार्ज भी देखने को मिला। फिलहाल समय की कमी है, इसलिए इस डिस्कशन को यहीं रोकना होगा। शुक्रिया आप दोनों का, समय निकाल कर आए आप। तो फिलहाल मनी गुरु बजट स्पेशल में इतना ही, दीजिए इजाजत।